दोस्तों फ्रोम में अभी तक आप देख चुके हो कि किस तरह बॉयड जंगल के सफर में गया, फिर सैरा को जंगल में ही कहीं खो देता है लेकिन वापस टाउन में भी आ जाता है। यहाँ लोगों से भरी हुई बस, जिन्हें कुछ भी भनक तक नहीं थी कि इस टाउन में कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो बेचारे इस टाउन में आकर फंस जाते हैं। तबिथा भी विक्टर के साथ उस गुफा में काफी खतरों का सामना करते हुए बड़ी मुश्किल से जंगल से बाहर आ जाती है। इधर बॉयड को मार्टिन नाम का एक बहुत ही बूढ़ा कैदी मिलता है जिसने अपने खून को बॉयड के खून में शामिल कर दिया और बॉयड अपने हाथों के अंदर भी ठीक उसी तरह के कीड़े देखता है जिस तरह के कीड़े उसने मार्टिन की बाजू में देखे थे। अब बॉयड बेचारा काफी ज्यादा परेशान था। वो टाउन में आकर अपने आप को शीशे में देखता है और बहुत ही ज्यादा डर के मारे आगे क्या होगा इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसने देखा कि अब लगातार उसकी बाजू में कीड़े हरकत कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को भी इस बारे में बताने से बहुत ज्यादा डरने लगा। और तो और उसने अभी तक ये भी नहीं बताया होता कि सैरा को उसने अपने साथ जंगल में कहीं खो दिया है। किसी को कुछ पता नहीं था कि सैरा अभी भी जिंदा है या नहीं। सब लोगों को ऐसा ही लग रहा होता है कि सैरा नेथन को मारने के बाद जंगल में भाग गई, जिस वजह से अब उसी रात मॉन्स्टर्स ने उसे चीर फाड़ कर दिया होगा। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं एलिस को, जो आज अपने पिता के पास उनका हाल चाल पूछने आया था क्योंकि बॉयड अभी अभी जंगल के सफर से वापस आए थे। एलिस कहता है, डैड आपको ये चोट कैसे लगी और तो और आपने जंगल में क्या देखा? क्या आपको रास्ता बाहर जाने का मिला या फिर आप भी हमारी तरह रेडियो से मदद हासिल करने में नाकाम रहे? बॉयड कहने लगा, देखो एलिस बेटा, मुझे पता है कि तुम फ्रस्ट्रेट हो क्योंकि हम सब की यहाँ से बाहर निकलने की कोशिशें नाकाम हो रही है, मगर मेरा यकीन करो हम इस टाउन में से एक ना एक दिन बाहर निकल ही जाएंगे। जिसके जवाब में एलिस ने कहा, आप पहले मुझे ये बताओ कि आप जंगल से सही सलामत वापस कैसे आए? बॉयड कहने लगा, देखो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ जंगल में क्या क्या हुआ। पहले मैं एक खोखले से पेड़ में गया, लेकिन अगले ही पल मेरी आंख चारों तरफ से बंद हुई चिमनी में खुलती है। मैं चिमनी से ऊपर आया तो बाहर निकल के जैसे ही यहाँ वहाँ देखा तो मुझे पता चला कि मैं तो चिमनी में था ही नहीं, वो तो जंगल का ही एक अनजान सा हिस्सा था। जिसे सुनते ही एलिस कहता है, अरे आपकी बात इतनी ज्यादा बेतुकी है कि इस पे कोई बच्चा भी यकीन नहीं करेगा, तो प्लीज मुझे सच सच बता दो। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते कि जंगल में आपने क्या कुछ देखा है तो प्लीज इस तरह झूठ तो मत बोलो। जिस पर बॉयड एलिस को कहने लगा, देखो बेटा, मेरा यकीन करो, मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, तो जरा धीरज रखो और हो सके तो मेरी बात पर यकीन करने की कोशिश करो और याद रहे हम एक ना एक दिन यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। दोस्तों अब फाइनली एलिस अपने पिता की हर बात को भुलाकर प्यार से उसे गले लगा लेता है और बॉयड भी एलिस का ये बर्ताव देखकर अब फाइनली बहुत ज्यादा सुखी हो गया। एलिस ने कहा, हम बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। बॉयड कहता है, कौन? एलिस कहता है, मैं और फातिमा। ये सुनते ही बॉयड और भी ज्यादा खुश हो जाता है। बॉयड ने कहा, फिर तो मुझे तुम्हारे लिए कोई ना कोई गिफ्ट ढूंढना होगा और तुम्हारी शादी पर मुझे उसे सबके सामने तुम्हें देना है। जिसका जवाब में एलिस कहने लगा, अरे आप जिंदा हो और मेरे साथ खुश हो, यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा और दोबारा से ऐसी हरकत मत करना। इसी तरह खुशी खुशी वो सीन कट हो जाता है। अगले पल हम देखते हैं जिम को, जिसे अब सभी टाउन वालों ने मलबे से निकाल कर बाहर हॉस्पिटल में ला दिया था। क्रिस्टी जिम की देखभाल कर रही होती है। जिम ने जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश की तो क्रिस्टी ने फौरन उसे नीचे लेटा दिया। क्रिस्टी ने कहा, आपकी 2 पसलियां टूट चुकी हैं, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि हीरोपंती छोड़कर चुपचाप रेस्ट करें। फिर वहाँ जेना आती है जो क्रिस्टी को अपने पास बुला लेती है और क्रिस्टी वहाँ से चली गई। तभी हम देखते हैं तबिथा को, जो अब जिम के पास आकर काफी दुखी हो गई। जिम ने कहा, आखिर तुमने बेसमेंट तो खोद दी थी, तो बताओ उसमें क्या निकला? तबिथा कहती है, उसमें और कोई नहीं बल्कि बेसमेंट के नीचे एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर दिन के समय मॉन्स्टर्स सोते हैं। वहाँ मुझे विक्टर मिलता है और विक्टर के जरिए ही मैं उस गुफा से बाहर निकल पाई। ये सुनते ही जिम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। जिम ने कहा, अरे तबिथा तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें नहीं पता मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी। ये सुनते ही तबिथा भी रोना शुरू कर देती है। जिम ने कहा, चलो अब रोना बंद करो और प्लीज मेरे लिए अपने आप को दोबारा खतरे में मत डालना। तबिथा ने कहा, तुमने भी तो मेरे लिए अपने आप को खतरे में डाला ना, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि आगे से खतरा मोल नहीं लेंगे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी पैसेंजर्स को, जिनमें से एक पैसेंजर जिसका नाम था ब्रैड, वो डोना से झगड़ रहा होता है। उसने कहा, अभी के अभी तुम हमारी बस का टायर ठीक करके दोगी और हम सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तुम रहो इस घटिया से टाउन में, तुम्हें बड़ा शौक है ना, लेकिन हमें इस तरह के गंदे एडवेंचर का कोई शौक नहीं है। मगर डोना उससे कहने लगी, तुम जितना मर्जी यहाँ से निकलने की कोशिश करो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मगर ब्रैड उल्टा डोना पर ही गुस्सा होने लगा। तभी वहाँ पर बॉयड आया, जिसने आते ही ब्रैड को कहा, देख बच्चे, तुझमें बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अच्छा यही होगा कि अपने से ज्यादा गर्मी वाले से मत भिड़, यानी मुझसे चालाकी की जरा भी कोशिश मत करना। अगर तेरा इतना ही दिल है तो अपना सामान उठा और चुपचाप यहाँ से पैदल चलना शुरू कर दे, ना हम तेरे पीछे आएंगे और ना तू बाद में हमारी मदद मांगेगा। दोस्तों बॉयड की ये बातें सुनकर अब ब्रैड बहुत ज्यादा डर जाता है। ब्रैड ने कहा, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ 10 दिन ही रुकूंगा। और फिर ब्रैड अपना सामान उठाकर बाकी पैसेंजर्स के पास आ जाता है। अगले ही पल बॉयड ने सभी पैसेंजर्स को कहा, देखिए आप जरा भी चिंता मत करना, हम आपकी पूरी सिक्योरिटी करेंगे। हम यहाँ सबसे पहले आए थे, इसीलिए आपको हम पे यकीन करना होगा। हम जैसा कहेंगे आपको वैसा करना है। आप सब लोग अब अपने अपने सामान को उठाइए और जहाँ जहाँ आपको घर में जगह दी
जाएगी, वहाँ प्लीज एडजस्ट हो जाना। इसलिए सभी पैसेंजर्स अपने सामान को उठा के वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं तैबिथा, ईथन और जूली को, जो एक जगह बैठकर लंच कर रहे थे। ईथन ने कहा, मॉम मुझे और भी ज्यादा खाना चाहिए। जिस पर तैबिथा बेचारे ईथन को कहती है, देखो ईथन, जैसा तुम्हें पता है कि इस टाउन में और भी ज्यादा लोग आ चुके हैं, तो हमें खाने को प्रिजर्व करना होगा। अगर हम इसी तरह खाना खाते रहे तो बहुत ही जल्द हमारे पास खाने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। उन तीनों की बातचीत दूर खड़ी हुई कैनी की मोम भी सुन रही थी। कैनी की मोम ने तुरंत ही तैबिथा को अपने पास बुलाया और पीछे स्टोर रूम में जाके कहने लगी, देखो तैबिथा, तुम्हें ये सब कुछ अपने बेटे को नहीं बताना चाहिए। वो जितना चाहे उतना खाना खा सकता है, आखिर वो बेचारा छोटा बच्चा कितना ही खाना खा लेगा। जिसके जवाब में तैबिथा कहने लगी, उसे भी तो पता चले कि इस टाउन में किस तरह रहा जाता है और जो रूल्स है उनको किस तरह फॉलो किया जाता है। जिसके जवाब में कैनी की मोम कहती है, देखो अभी वो बहुत छोटा है, उसे इस तरह की बातें मत सिखाओ। जब वो बड़ा हो जाएगा उस बेचारे को ये सब कुछ देखकर सारी सिचुएशन के बारे में अंदाजा हो जाएगा। तो प्लीज ज्यादा गुस्सा मत करो और जाओ, जो चीजें वो मांगता है उसे दे देना। ये सुनकर तैबिथा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं बॉयड और डोना को, जो बस के इर्द गिर्द खड़े बातें कर रहे थे। डोना कहती है, तुम जंगल में गए थे तो बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला, क्या तुम्हें बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई दिया भी या नहीं। जिसके जवाब में बॉयड कहने लगा, नहीं मुझे कोई रास्ता तो नहीं दिखा, इसीलिए मैं वापस आ गया। दोस्तों यहाँ पे बॉयड अपने साथ जंगल में क्या हुआ वो किसी को भी नहीं बता रहा होता, और तो और उसके साथ सैरा थी, इसके बारे में भी अभी तक किसी को भनक तक नहीं होती, क्योंकि सैरा ने कैनी के पिता को मारा, हॉस्पिटल की नर्स को, अपने ही भाई को जान से मार डाला और तो और ईथन को मारने की भी कोशिश की। अगर लोगों को पता चलेगा कि सैरा बॉयड के साथ थी और बॉयड ने सैरा को कुछ नहीं कहा तो लोग भड़क जाएंगे, इसलिए बॉयड फिलहाल किसी को कुछ नहीं बता रहा होता। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कैनी और एलिस को, जो जंगल में शिकार करने के लिए ट्रैप बिछा रहे थे। तभी जंगल में से उन्हें एक अलार्म सुनाई दिया। ये सुनते ही वो दोनों तुरंत ही अलार्म का पीछा करते करते जंगल के गहरे हिस्से में आ गए, जहाँ पे वो देखती हैं अब एक बहुत ही खौफनाक मंजर, जिसमें वही लड़की जिसे हमने रात को बार में देखा था, जिसका नाम होता है सोफिया, अब उसके माथे में किसी ने रोड घुसा दिया होता है। ये काम और किसी का नहीं बल्कि उन्हीं मॉन्स्टर्स का था, ताकि बेचारी सोफिया तड़प तड़प कर मारी जाए। वो दोनों जब उसके पास आए तो उन्हें लगा शायद सोफिया मर चुकी है, लेकिन अगले ही पल सोफिया ने अपनी आंखें खोल ली, जिसे देखकर एलिस और कैनी बहुत ज्यादा दहशत में आ जाते हैं। एलिस ने कहा, कैनी जल्दी से जाओ और क्रिस्टी को यहाँ पर बुला के लाओ। इसलिए कैनी तुरंत ही वहाँ से टाउन की तरफ भाग जाता है और बेचारा एलिस सोफिया के पास ही रुक गया। सोफिया उसे कहती है, क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? पहले तो एलिस को कुछ समझ नहीं आती कि आखिर सोफिया किसके बारे में बात कर रही है। अगले ही पल सोफिया ने कहा, क्या तुम भी शैतानों में से एक हो? इसका जवाब में एलिस कहता, नहीं नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने को आया हूँ। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं विक्टर को, जो अब कॉलोनी हाउस में अपने कमरे में आ जाता है। उसने यहाँ वहाँ अपनी चीजों को फेंक दिया। तभी वहाँ पर एक मोटी सी लड़की आई। उसने कहा, अरे विक्टर, आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो? विक्टर कहता है, यहीं पर मेरा एक वायलिन पड़ा था, बताओ मेरे लाख मना करने के बावजूद कौन मेरे कमरे में आया और मेरी चीजों में से उस वायलिन को उठा के ले गया? वो लड़की कहती है, हम में से तो कोई नहीं, बल्कि यहाँ पे जेड आया था। दोस्तों ये सुनते ही विक्टर तुरंत ही जेड के घर के बाहर आ जाता है। उसने जोर जोर से जेड के डोर को नॉक किया। जेड जब बाहर आया तो विक्टर ने कहा, मुझे ये वायलिन दे दो। जेड कहता है, अरे एक वायलिन ही तो है, मैं कौन सा तोड़ रहा हूँ, इसलिए शाम तक मैं तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन विक्टर ने कहा, जेड तुम्हें सुनाई नहीं देता, मुझे मेरा वायलिन अभी चाहिए। इसलिए जेड विक्टर को वो वायलिन दे देता है और विक्टर तेजी से वापस कॉलोनी हाउस की तरफ जाने लगा। तभी उसके पीछे पीछे जेड एक बुक लेके विक्टर का पीछा करना शुरू कर देता है। जेड ने कहा, विक्टर मुझे तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। दोस्तों यहाँ पे जेड विक्टर को वही फोटो दिखाता है जिस फोटो के अंदर विक्टर बहुत ज्यादा छोटा था। जेड ने कहा, बताओ, हमें पता है कि तुम यहाँ पे सबसे पुराने हो, तो प्लीज बताओ ये फोटो किसने खींची? विक्टर ने कहा, जिसने मर्जी खींची हो, अब वो जिंदा नहीं है, तो फिर इस चीज का कोई मतलब भी नहीं बनता। जेड कहता है, हर चीज का कोई ना कोई मतलब जरूर है, बस हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन विक्टर जेड को जवाब दिए बिना ही वहाँ से वापस कॉलोनी हाउस की तरफ जाने लगा। इधर हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जिसके रूम में अब क्रिस्टी और जैना एक दूसरे से बातें कर रही थी, जहाँ पर जैना कहती है, बताओ तुमने यहाँ से निकलने की एक मर्तबा भी कोशिश नहीं की? क्रिस्टी कहती है, ऐसा नहीं है। जैना ने कहा, ऐसा ही है, तुम तो बस इतनी ज्यादा एंजॉय करती हो कि कोई घायल आदमी आए और तुम उसकी मदद करो। जवाब दो, क्या ऐसा करने में ही तुम्हें खुशी मिलती है? उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर कैनी आया, जो जोर जोर से क्रिस्टी को आवाजें लगाने लगता है। कैनी ने कहा, क्रिस्टी जल्दी से जंगल में चलो। अरे इतनी भी क्या इमरजेंसी हो गई? मगर कैनी कहता है, बातों का समय नहीं है, जल्दी से अपना जरूरी सामान उठा लो और मेरे साथ जंगल में चलो। दोस्तों जैना को क्रिस्टी पर दोबारा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो एक मर्तबा फिर एक घायल आदमी की मदद करने के लिए जा रही थी। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं सोफिया को, जो अब एलिस से बातें कर रही होती है कि किस तरह हम रात को एक बार में मजे कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ आदमी आए जिन्होंने डेविड को मेरी नजरों के सामने ही खाना शुरू कर दिया और फिर मैं उनसे बचते हुए जंगल में आ गई। यहाँ कुछ और लोग थे जो देखते ही देखते एक बहुत ही खौफनाक मॉन्स्टर में बदल गए। उन्होंने मुझे डेविड की तरह चीर फाड़ तो नहीं किया, लेकिन मेरे सर में रोड को घुसाकर मुझे इसी तरह तड़पता हुआ यहीं पर छोड़ गए।
है। उनकी बातचीत के दौरान ही हम देखते हैं कैनी और क्रिस्टी को, जो सोफिया की हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्रिस्टी सोफिया के पास आई और सोफिया को सहारा देते हुए कहने लगी, देखो सोफिया, हम तुम्हारी मदद कर लेंगे, इसलिए तुम्हें धीरज रखना होगा। बताओ सर के अलावा और कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। लेकिन अब सोफिया क्रिस्टी से कहने लगी, और किसी जगह का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो अब सर में भी दर्द नहीं हो रहा। ये सुनते ही क्रिस्टी को पता चल जाता है कि बेचारी सोफिया अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। क्रिस्टी चाहकर भी सोफिया की मदद नहीं कर सकती। इसी टेंशन के साथ वो सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एल्जिन और फातिमा को, जो बातें करते करते एक झील के किनारे आ जाते हैं। फातिमा ने कहा, मुझे पता चला है कि बस के अंदर एक आदमी था जो सबको वार्निंग दे रहा था कि इस टाउन से बाहर चले जाओ। एल्जिन कहते हैं, हाँ वो आदमी मैं ही हूँ। फातिमा कहती है, आखिर तुम्हें ऐसे कैसे पता चला कि ये टाउन खतरे से खाली नहीं है? जिसके जवाब में एल्जिन कहता है, मुझे नहीं पता, बस मेरे दिमाग में अजीब तरह की आवाजें आना शुरू हो गई। मैंने सभी बस के पैसेंजर्स को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन तब तक हम इस टाउन के अंदर आ चुके थे। फातिमा कहती है, चलो अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, तुम उन आवाजों को जितना कम सुनोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे ही जैसी एक लड़की थी जिसका नाम था सहरा। उसके दिमाग में भी कुछ आवाजें आती थी, जिस वजह से उसने टाउन में मौजूद काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया। इसलिए तुम उन आवाजों को मत सुनो और यहाँ पे अपनी जिंदगी को एंजॉय करना। इसी के साथ सीन कट हुआ और हम देखते हैं क्रिस्टी, कैनी और एलिस को, जो सोफिया से थोड़ा सा दूर हट के अब आगे क्या करना है इसके बारे में बहस रहे थे। क्रिस्टी कहती है, देखो मैं तुम दोनों को बता दूं कि बेचारी सोफिया सरवाइव नहीं कर पाएगी। अच्छा यही होगा कि हम इसके बारे में सोचें कि सोफिया को किस तरह कम से कम दर्द देकर मारा जा सकता है। ये सुनते ही एलिस और कैनी बहुत ज्यादा दुखी हो गए। एलिस ने कहा, यार कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, देखो हमारे सामने नजर आ रहा है कि सोफिया बिल्कुल ठीक है। मगर क्रिस्टी कहती है, यही तो सबसे बड़ी खतरे की निशानी है। इंसान को लगता है कि वो ठीक है, लेकिन असलियत में उसका ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है। हमें नहीं पता कि सोफिया बेचारी कितनी देर और सरवाइव कर पाएगी। अगर रात हो गई तो मॉन्स्टर्स उसे काफी दर्दनाक मौत देंगे। दोस्तों अब किसी को भी कुछ नहीं पता होता कि वो सोफिया के साथ क्या करेंगे। तभी सोफिया उन्हें आवाज लगाती है, जिस पर क्रिस्टी तुरंत ही सोफिया के पास आ गई। सोफिया ने कहा, बताओ क्रिस्टी, मैं मरने वाली हूँ ना? जिस पर क्रिस्टी कहती है, नहीं नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन तभी सोफिया कहती है, प्लीज मुझे सच सच बता दो, अगर मरने वाली हूँ तो भी बता दो, अगर जिंदा रहने के कोई भी चांसेस हैं तो भी बता दो। जिस पर बेचारी क्रिस्टी अपने दिल पे पत्थर रखकर सोफिया को कह देती है कि हाँ तुम मरने वाली हो। ये सुनते ही सोफिया बहुत ज्यादा दुखी हो गई। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं तैबिथा और जूली को, जो अब सर्दियां आने वाली थी इसलिए सभी सर्दियों के कपड़े निकाल रहे थे। ये कपड़े यहाँ पर मौजूद पहले रहने वाले लोगों के थे, जिनमें से कुछ मारे गए और कुछ अब भी जिंदा है। जूली अपनी मोम से कहती है कि हमें डैड को ज्यादा देर हॉस्पिटल में नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तैबिथा और जूली दोनों जरूरत के कपड़े उठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। मगर अगले ही पल हम देखते हैं तैबिथा को, जिसे 2 ज़ॉम्बी बच्चे दिखाई देने लगे। तैबिथा ये देखकर बहुत दहशत में आ गई। जूली कहती है, मोम आपको क्या हो गया है? लेकिन अगले ही पल तैबिथा ने देखा कि वो बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं। तैबिथा ने कहा, ये जगह कुछ सेफ नहीं है, इसलिए जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। अगले ही पल हम देखते हैं बॉयड को, जो अपनी पत्नी एबी की कब्र पर आया होता है। बॉयड ने कहा, मैं गया था जंगल, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से अब मेरे हाथ तो नहीं कांपते, यानी पता नहीं मेरा कैंसर ठीक हो चुका है, लेकिन कैंसर से भी बुरी बीमारी मेरे शरीर में आ चुकी है। मुझे वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसे तुम्हारा नाम भी पता था और मेरा भी। उसने अपने खून को मेरे खून में मिक्स कर दिया और अब मेरे शरीर में अजीब से कीड़े हरकत करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस बारे में किसी को बताऊं या ना बताऊं। तभी सीन दोबारा तैबिथा और जूली पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जूली अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर आपको वहाँ पे हो क्या गया था और आपने ऐसा क्यों बोला कि वो प्लेस हमारे लिए सही नहीं है। जिस पर तैबिथा जूली को कहती है, मैं जब से उस बेसमेंट से बाहर आई हूँ ना, तब से पता नहीं मेरे साथ बहुत कुछ अजीब अजीब हो रहा है। जूली कहती है, जैसे कि क्या? तैबिथा ने कहा, फिलहाल मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे तरह तरह के विजन्स आते हैं। ये सुनते जूली बहुत ज्यादा डर गई। मगर तैबिथा कहती है, हो सकता है कि बेसमेंट वाले इंसिडेंट ने मेरे दिमाग पे असर किया हो, इसलिए हमें ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ सीन शिफ्ट होता है सोफिया, एलिस, कैनी और क्रिस्टी पर, जो सोफिया के पास आए, लेकिन तभी सोफिया दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देती है। कैनी और एलिस ने कहा, क्रिस्टी जल्दी से इसकी मदद करो, लेकिन क्रिस्टी कहती है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। बेचारी सोफिया दर्द के मारे बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, लेकिन उन बेचारों को नहीं पता होता कि वो सोफिया की मदद किस तरह करें। सोफिया की चीखों को सुनते हुए वहाँ पर बॉयड आ जाता है। बॉयड ने आते ही सोफिया की हालत देखी और तीनों से पूछा, क्या आखिर इसके साथ ऐसा किसने किया है? क्रिस्टी ने कहा, ये सब कुछ मॉन्स्टर्स का किया धर है। बॉयड को सोफिया की ये हालत देखकर तुरंत ही पता चल जाता है कि बेचारी सोफिया अब ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए बॉयड ने क्रिस्टी से कहा, क्या मैं इसके सर में मौजूद रोड को निकाल दूं? जिस पर क्रिस्टी कहती है, मुझे नहीं पता। लेकिन बॉयड अब किसी की एक भी सुने बिना ही सोफिया के सर में से उस रोड को निकाल देता है। सोफिया बेचारी दर्द के मारे चिल्लाती जाती है, लेकिन वो चारों के चारों उसकी जरा सी भी मदद नहीं कर पा रहे थे और देखते ही देखते बेचारी सोफिया दम तोड़ देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रिस्टी को, जो अब दोबारा हॉस्पिटल में आ चुकी थी। वो जैना के पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। जैना ने कहा, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? लेकिन क्रिस्टी लगातार रोए ही जा रही होती है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है
और हम देखते हैं एलिस और कैनी को जो अब वापस टाउन की ओर आ रहे थे। तभी एलिस कैनी को कहता है, देखो तुम टाउन में जाके किसी को भी सोफिया के बारे में जरा सा भी मत बताना, वरना सब लोग बहुत ज्यादा डर जाएंगे और टाउन में अफरा तफरी फैल जाएगी कि मॉन्स्टर्स पहले तो शिकार करते थे, अब वो अपने मजे के लिए या इंसानों को और भी ज्यादा डराने के लिए अपने शिकार को टॉर्चर भी करने लगे हैं। इसके जवाब में कैनी कहता है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सोफिया के बारे में किसी को नहीं बताने वाला। अगले पल हम देखते हैं एलिस को जो फातिमा के पास कैनी की मोम के डाइनर में आ जाता है। फातिमा ने कहा, हम सबको पता है कि लोग बढ़ने की वजह से हमारा राशन खत्म हो रहा है, हमने जो फसल बोई है वो अभी 10 दिन पहले बोई है, उसे आने में अभी 2 माह और लग जाएंगे, इसलिए ये जो राशन है ना ये और 15 दिन तक खत्म होने वाला है, तो मुझे इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है कि हम लोग खाएंगे क्या। इस पर एलिस फातिमा कहता है, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा कि सब कुछ ठीक है, मुझे भी पता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, इसीलिए हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा ताकि हम इसका कोई ना कोई हल निकाल सके, तो प्लीज ज्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं तेबिथा को जो अपने बेटे ईथन के पास आकर उसके साथ खेल रही थी। तभी तेबिथा को दोबारा से वो 2 ज़ॉम्बी बच्चे दिखाई देने लगे। तेबिथा ये देखकर दोबारा दहशत में आ जाती है और उसने अपने बेटे ईथन को उठाया और अंदर घर में ले गई। यहाँ हम देखते हैं डोना को जो अपनी सब्जियों की देखभाल कर रही थी, लेकिन तभी उससे एक गमला टूट जाता है जिस वजह से डोना को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। इतने में वहाँ बॉयड आया जो डोना से कहने लगा, देखो डोना, मुझे लगता था कि मैं बाहर निकलने के बहुत ज्यादा करीब हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं जंगल में एक खोखले पेड़ के अंदर गया ताकि मैं रात होने पर मॉन्स्टर से बच सकूं, लेकिन अगले ही पल मैंने अपने आप को एक चिमनी में पाया। जैसे ही मैं चिमनी से बाहर आया तो मुझे एक आदमी मिलता है जो मेरा और मेरी बीवी का नाम जानता था। मैंने उसे फ्री करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि प्लीज मुझे इस टॉर्चर से रिहा कर दो और मुझे गोली मार दो। बॉयड की बात सुनते ही डोना बहुत ज्यादा डर जाती है। बॉयड ने कहा, लेकिन मैंने उसे गोली नहीं मारी बल्कि उसे फ्री करने की कोशिश की, मगर पता नहीं कैसे मेरे फ्री करते करते वो बेचारा दम तोड़ देता है। मैं जैसे ही उस घर से बाहर आया तो बाहर आते ही मैं देखता हूँ कि जंगल में अब तो वो घर है ही नहीं जिस घर में मैंने मार्टिन और उस चिमनी में अपने आप को कैद पाया था, और अगले ही पल मैं वहाँ से निकलकर यहाँ टाउन में आ गया। बॉयड की बातें सुनकर डोना बहुत ज्यादा डर जाती है कि आखिर ये सब कुछ उन लोगों के साथ क्यों हो रहा है। इसी तरह अब सीन शिफ्ट होता है कैनी पर जो चर्च के अंदर सभी फर्नीचर को सेट कर रहा था। काम करते करते उसे बेसमेंट से किसी की आवाज आती है जिसे सुनकर कैनी बहुत ज्यादा डर गया। कैनी जैसे ही बेसमेंट में आया तो कैनी ने अपनी गन बाहर निकाल ली। उसे लगा शायद अब मॉन्स्टर्स दिन दिहाड़े अंधेरों में छुपने लगे हैं। वो काफी डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता बेसमेंट के अंदर आ जाता है। उसने यहाँ वहाँ देखा लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर पड़ती है और किसी पर नहीं बल्कि सेरा पर, जो पता नहीं कैसे अब चर्च की बेसमेंट में मौजूद थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों मुझे पता है कि इस पार्ट में काफी ज्यादा बातें थी, लेकिन अगले पार्ट में जो होने वाला है वो किसी ने नहीं सोचा था, इसीलिए थैंक्स फॉर योर टाइम।